हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें कि मैंने आपको हर क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से समझाया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यहां पर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लास्ट में ये ज़रूर बताएँ कि आपने कितने का सही आंसर दिया। यहाँ पर मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ कुछ अन्य क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वार्थी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस परमार्थी का क्या अर्थ होता है। तो परमार्थी का अर्थ होता है मोक्ष पाने का इच्छुक या फिर दूसरों पर उपकार करने वाला व्यक्ति परमार्थी कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर स्वार्थी भी दे रखा है और मतलबी भी दे रखा है, क्यों इसका आंसर मतलबी नहीं हो सकता? तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्वार्थी और मतलबी में क्या अंतर है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बहिर। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? तो बहिर का अर्थ होता है बाहर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्विवेदी युग। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मर्यादा पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नवंबर 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम अंक का प्रथम लेख मर्यादा शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन ने लिखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं और उनकी रचनाकार दे रखे हैं। यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है। बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िएगा और इसका मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। तो पहला दे रखा है, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम राज्य के लिए मरते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। हमारा थर्ड है, ये उपमान मैले हो गए। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। और चौथा है, बतरस लालच। तो ये आंसर हो जाएगा द्विवेदी बिहारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपको याद रखना है कि ये काव्य पंक्तियां हैं और ये इसके रचनाकार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में अलंकार है उपमा, अनुप्रास, संभावना या उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अलंकार की बहुत ही स्पेशल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपको अलंकार में कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो जीवन में कभी भी अलंकार नहीं भूलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपमा। उपमा अलंकार होता क्या है, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विरोधाभास। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निर्वेद। यहाँ पर आपको याद रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जबकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन
पार्श्विक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ल। अगर यहाँ पर ऑप्शन में र होता और आपसे पूछता कि इसमें लुंठित व्यंजन कौन सा होगा, तो वो आपका आंसर हो जाता र। तो र कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन होता है, जबकि ल क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उनमें किस प्रकार का शब्द होगा? तद्भव, तत्सम, देशिज या फिर आगत? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तद्भव। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बोली में नेप पर सर्ग लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि खड़ी बोली में नेप पर सर्ग लगाया जाता है। यह ओकार बहुला बोली है। कौन सी बोली है? ओकार बहुला बोली है। इसमें मैंने, तुमने आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय। अब ये कर्मधारय समास क्या होती है? जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घ। अब ये महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है या ज़्यादा हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर महाप्राण व्यंजन होता है, जबकि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होता है? जिसमें हमें बोलने के लिए कम समय की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर जो वायु होती है वो कम प्रयोग की जाती है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अल्पप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 20 अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर प, ज, व ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है, जबकि घ क्या है? महाप्राण व्यंजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त क्रिया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। यहाँ पर तो दो क्रियाओं के कॉम्बिनेशन से जो क्रिया बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे सीता स्कूल चली गई, तो यहाँ पर क्या है? दो क्रिया प्रयोग की जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पितृ अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पितृनुमति। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पितृ प्लस अनुमति कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह यड़ संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप यहां पर बहुत सारे क्वेश्चनों का सही आंसर दे रहे होंगे और जो भी क्वेश्चन आपको यहां पर यूनिक लगता है आप उसको नोट करेंगे, जिससे कि आगे उस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप उसका सही आंसर दे सकें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। तो यहाँ पर एक तरफ आपको निबंध दे रखा है और दूसरी तरफ आपको निबंधकार के नाम दे रखे हैं, आपको इसका मिलान करना है। तो सबसे पहला पंगड़ियों का जमाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुबेरनाथ रॉय। हमारा यहाँ पे अगला दे रखा है रसात्मक बोध के विविध रूप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा दे रखा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यानिवास मिश्र। और चौथा दे रखा है विवाह योग, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब रॉय। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। यहाँ पर अलंकार अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें, जिससे कि आप अलंकार के कोई भी सवाल को गलत न कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है,
रस सूत्र के जनक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरत मुनि। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है, जबकि काव्य में रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रहे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार होगा। दोस्तों इस तरीके से सिर्फ मैंने आज आपको 20 ही क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने 20 में से लगभग 18 क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। यहाँ पर आप अपनी वैकेंसी का इंतजार न करें, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी जब आएंगी, जब आ जाएंगी, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपका भी वहाँ पर एक स्थान बन जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।